नमस्कार दोस्तों, आज 16 मार्च के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गाजीपुर बॉर्डर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र से पहुंच चुके हैं समर्थक। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन और मजबूत होते जा रहा है और यूपी, उत्तराखंड और महाराष्ट्र तक से किसान इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पश्चिम बंगाल के झारग्राम में अमित शाह की रैली क्यों हुई रद्द, इसको लेकर टीएमसी एमपी ने 4 कारण बताए हैं और इसी के साथ अमित शाह की रैली फ्लॉप होने की भी यहां पर खबरें आ रही हैं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, कोरोना का खतरा फिर से बढ़ता जा रहा है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि महंगाई, बेरोजगारी और किसानों का मुद्दा पश्चिम बंगाल में भाजपा को धूल चटा सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गाजीपुर बॉर्डर यूपी, उत्तराखंड और महाराष्ट्र से पहुंचे समर्थक। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के समर्थन में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के छोटे छोटे जत्थे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से पहुंच रहे हैं। रविवार को महाराष्ट्र से स्टूडेंट्स और वकीलों का एक ग्रुप आंदोलन को समर्थन देने पहुंचा। इस ग्रुप में शामिल सिद्धार्थ तेजाले ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें आंदोलन के बारे में जानकारी मिली। आंदोलन में उठाई गई मांगे पूरे देश के किसानों की है, यही वजह है कि उन्हें समर्थन देने के लिए आए हैं। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स का एक बड़ा जत्था आने वाला है। उत्तराखंड के काशीपुर, बाजपुर और नैनीताल से किसानों के छोटे छोटे जत्थे शनिवार देर रात से आ रहे हैं। शाहीन बाग से महिलाओं का जत्था यहां रोज आता है। उस जत्थे में शामिल तहमीना और कनीज फातिमा कहती हैं कि आंदोलन की उसी आवाज को उठा रहे हैं जो उन्होंने उठाई थी। सब मिलकर सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। धरना स्थल पर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए पानी के प्राइवेट टैंकर मंगवाने की योजना भी तैयार हो रही है। पानी की शुद्धता के लिए आरओ लग गया है। किसान नेता जगतार सिंह बाजवा ने बताया कि पानी के लिए कुछ प्राइवेट एजेंसियों से बात चल रही है। कई गुरुद्वारे इस संबंध में मदद कर रहे हैं। किसान नेता गौरव टिकैत ने बताया कि गर्मी से बचने के लिए नए सिरे से ऊंचे टेंट लगाए जा रहे हैं। उनमें झाड़ फूस की छत का इस्तेमाल हो रहा है। उन्होंने बताया कि बुधवार को बीकेयू के किसानों की मासिक बैठक होने वाली है। उसमें भारी संख्या में किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। झारग्राम में अमित शाह की रैली क्यों हुई रद्द, क्या कम भीड़ थी कारण? टीएमसी एमपी ने गिनाए 4 कारण। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह की आज पश्चिम बंगाल झारग्राम में चुनावी रैली होने वाली थी, लेकिन एंड मौके पर यह रैली रद्द हो गई। शाह ने रैली को वर्चुअली संबोधित किया। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि शाह के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ जाने की वजह से वो झारग्राम में रैली नहीं कर सके। उधर विपक्षी और राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के दावों की हवा निकालते हुए कहा है कि रैली में लोग नहीं जुटे थे, इसलिए अमित शाह को प्रोग्राम रद्द करना पड़ा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने झारग्राम रैली का 2 वीडियो और कई फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और शाह की रैली रद्द होने के 4 कारण गिनाए हैं। डेरेक ने लिखा है, पर्यटक गिरोह के प्रबंधक के झारग्राम की चुनावी रैली में नहीं जाने के 4 कारण हैं। डेरेक ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में झारग्राम में खाली पड़ी कुर्सियों की तस्वीरें भी पोस्ट की है। इसके अलावा ममता बनर्जी की भीड़ वाली रैलियों की भी तस्वीरें साझा की गई हैं और कहा गया है कि वहां जनसमूह उमड़ रहा है। बाद में अमित शाह ने खड़गपुर से ही वर्चुअली झारग्राम की सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं झारग्राम आने वाला था, लेकिन अचानक मेरा हेलीकॉप्टर क्षतिग्रस्त हो गया और मैं आप लोगों को देखने नहीं आ सका। उन्होंने इसी बहाने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा, मेरे हेलीकॉप्टर में तकनीकी गड़बड़ी आई, लेकिन मैंने इसे षड्यंत्र नहीं कहा। ममता बनर्जी के पैर में पिछले दिनों चोट आई थी, जिसे उन्होंने साजिशन हमला करार दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री 17 मार्च को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों पर चर्चा करेंगे। यह वर्चुअल बैठक दोपहर 12:30 बजे होगी। प्रधानमंत्री की तरफ से यह बैठक उस समय हो रही है जब देश में कोरोना के इस साल की शुरुआत के 10,000 रोजाना की तुलना में बढ़कर रोजाना 25,000 तक पहुंच गए हैं। पिछले हफ्ते यानी 8 मार्च से 15 मार्च के बीच मौतों की संख्या में भी 28% का इजाफा देखा गया, जो पिछले 6 हफ्तों में सबसे ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटे के दौरान देश भर से 26,291 मामले सामने आए हैं, जो कि पिछले 85 दिनों में सबसे ज्यादा हैं। इससे पहले 19 दिसंबर को इससे ज्यादा मामलों का पता चला था। इसके अलावा 17,455 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं और 118 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र से कोरोना के 16,620 नए मामले सामने आए, जो कि 30 सितंबर के बाद से सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा 6 और राज्यों में केसेस बढ़े हैं। पंजाब में 1,500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कर्नाटक में 934 नए मामले सामने आए, जिसमें से 628 तो अकेले
पहले बेंगलुरु अर्बन से थे। गुजरात से भी 810 नए मामलों का पता चला है, जो कि 27 दिसंबर के बाद सर्वाधिक हैं। तमिलनाडु में 759, मध्य प्रदेश में 743, आंध्र प्रदेश में 298, पश्चिम बंगाल में 283, जबकि राजस्थान में 250 केस सामने आए। 8 से 15 मार्च वाले हफ्ते में पिछले हफ्ते के मुकाबले 38,714 मामला ज्यादा आए। यह 7 से 13 सितंबर के बाद वीकली केसेस में सबसे ज्यादा बढ़त है। वीकली केसेस 8 से 14 जून 2020 वाले हफ्ते के बाद से 8 से 14 फरवरी वाले हफ्ते में सबसे कम हो गए थे। उस वक्त हफ्ते भर में 77,000 से थोड़ा ज्यादा केसेस दर्ज। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी पंचायत चुनाव, आरक्षण पर योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के पंचायत चुनावों पर आरक्षण से संबंधित फैसले पर बड़ा झटका दिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि इस चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण के लिए साल 2015 को ही आधार वर्ष माना जाए। इस पर यूपी सरकार की ओर से भी कोर्ट में कहा गया है कि उसे 2015 को आरक्षण के लिए आधार वर्ष मानने में कोई परेशानी नहीं है। यही नहीं, कोर्ट ने यूपी में पंचायत चुनाव 25 मई तक करा लेने का भी आदेश दिया है और पूरी आरक्षण प्रक्रिया 27 मार्च तक खत्म कर लेने की मियाद तय कर दी है। सोमवार को आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से जाहिर हो गया है कि अब वह वहां पंचायत चुनाव नए आरक्षण के आधार पर कराए जाएंगे। बता दें कि पहले राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव से जुड़ी जो आरक्षण की लिस्ट जारी की थी, उस पर कई तरह से सवाल उठाए जा रहे थे। इस मामले में अजय कुमार नाम के याचिकाकर्ता की अर्जी पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से पंचायत चुनाव पर जारी फाइनल लिस्ट पर रोक लगा दी थी और राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांग लिया। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि पंचायत चुनाव में आरक्षण के लिए 1995 को आधार वर्ष नहीं माना जाए और इसके बेस ईयर को बदलकर 2015 किया जाए। यह याचिका 11 फरवरी 2021 के यूपी सरकार के फैसले के खिलाफ दर्ज की गई थी। बता दें कि याचिकाकर्ता का कहना था कि 1995 को बेस ईयर मानने से जहां जनरल सीट होनी चाहिए थी, उसे ओबीसी कर दिया गया था और जो ओबीसी के लिए होना चाहिए था, उसे अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व कर दिया गया था। इसके चलते चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों में निराशा भर गई थी। इसलिए उसने सरकार के आदेश को रद्द करके आरक्षण का आधार साल 2015 करने की मांग की थी और आखिरकार अदालत ने उसकी दलील पर मुहर लगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मनीष सिसोदिया का बड़ा हमला, कहा एलजी के जरिए दिल्ली में सरकार चलाना चाहती है भाजपा। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी की सरकार और दिल्ली उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई का मामला एक बार फिर सामने आया है, जिसका मुद्दा दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उठाया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी आज संसद में नया कानून लेकर आई है, जिससे दिल्ली में सरकार अपना काम नहीं कर पाएगी। सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब अब कुछ नहीं होगा। ये बहुत खतरनाक संशोधन है। इसमें लिखा है कि चुनी हुई सरकार जो फैसले लेगी, उसकी फाइल अब उपराज्यपाल के पास भेजनी पड़ेगी। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार संसद में दिल्ली के संबंध में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल लेकर आई है। केंद्र सरकार जीएनसीटीडी एक्ट में बदलाव करने के लिए एक संशोधन बिल लेकर आई है। इस बिल में लिखा है कि इसके आने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा उपराज्यपाल। सिसोदिया ने इस बिल के खिलाफ एक ट्वीट भी करते हुए लिखा कि बीजेपी आज संसद में नया कानून लेकर आई है। इस कानून से दिल्ली में उपराज्यपाल ही सरकार होंगे। वहीं मुख्यमंत्री मंत्री को अपनी हर फाइल को एलजी के पास भेजनी होगी। सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के पहले बीजेपी का घोषणा पत्र कहता था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे, लेकिन अब कहते हैं दिल्ली में एलजी ही सरकार होंगे। वहीं इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि विधेयक संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है। हम भाजपा के असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी कदम की कड़ी निंदा करते हैं। वहीं उन्होंने कहा यह 4 जुलाई 2018 संविधान पीठ के फैसले के खिलाफ है, जिसमें कहा गया है कि फाइलें एलजी को नहीं भेजी जाएंगी। निर्वाचित सरकार सभी फैसले लेगी और फैसले की कॉपी एलजी को भेजेगी। आपको बता दें कि संसद में केंद्र सरकार ने एनसीटी एक्ट के तहत एक बिल लाया है, जिससे दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों में बढ़ोतरी होगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया किसान आंदोलन का समर्थन। बोले किसानों को असंतुष्ट कर कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। जी हां दोस्तों, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र के नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों व किसान आंदोलन का पक्ष लेते हुए रविवार को कहा कि जिस देश का किसान और जवान असंतुष्ट हो, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मलिक ने यहां गृह जनपद में अपने अभिनंदन समारोह में कहा कि यदि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी मान्यता दे देती है तो प्रदर्शनकारी किसान मान जाएंगे। उन्होंने कहा आज की तारीख में किसानों के पक्ष में कोई भी कानून लागू नहीं है। जिस देश का किसान और जवान असंतुष्ट होगा, वह देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। इस स्थिति को ठीक करना चाहिए। जिस देश का किसान और जवान असंतुष्ट होगा, वह देश आगे बढ़ ही नहीं सकता। उस देश को कोई बचा नहीं सकता। इसलिए अपनी फौज और किसान को संतुष्ट करके रखिए। मलिक ने किसानों की दशा का जिक्र करते हुए कहा इन बेचारों की स्थिति आप देखिए। वे लोग जो चीज उपजाते हैं उसके दाम हर साल घट जाते हैं और जो चीजें खरीदते हैं उनके दाम बढ़ जाते हैं। रुख करते
हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव से पहले भाजपा को झटका, 2 दिग्गज नेताओं ने छोड़ी पार्टी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बीच रविवार को भाजपा को 2 बड़े झटके लगे। चुनाव में टिकट न दिए जाने से नाराज दिग्गज नेता सोवन चटर्जी ने भगवा दल छोड़ दिया। चटर्जी पूर्व में कोलकाता के मेयर रहे हैं और साल 2019 में भाजपा में शामिल हुए थे। उन्हें अपनी पारंपरिक सीट बेहला पूर्व से आलाकमान ने टिकट देने से इनकार कर दिया। पार्टी ने यहां से पायल सरकार को टिकट दिया है। वो 25 फरवरी को भाजपा में शामिल हुई थी। पूर्व मेयर यहां से खुद के लिए टिकट चाहते थे। पूर्व मेयर सोवन चटर्जी भाजपा नेत्री बैशाखी बनर्जी के लिए भी बेहला वेस्ट से टिकट चाहते थे। पार्टी ने दोनों में से किसी को टिकट नहीं दिया। दरअसल पार्टी चाहती थी चटर्जी बेहला पश्चिम से चुनाव लड़े, क्योंकि उनकी पत्नी रही रत्ना चटर्जी को बेहला पूर्व से टिकट दिया गया है। पार्टी नहीं चाहती है कि यहाँ चुनावी मैदान दोनों के बीच मुकाबले का क्षेत्र बने। बीजेपी ने सोवन चटर्जी को बेहाला पश्चिम से अपना उम्मीदवार घोषित करने का फैसला कर किया था, लेकिन घोषणा होने से पहले ही कोलकाता के पूर्व मेयर ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इंडिया टुडे की खबर के अनुसार रविवार को बैशाखी बनर्जी ने भाजपा से सोवन चटर्जी के इस्तीफे की घोषणा की। बैशाखी बनर्जी ने भी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भाजपा से अलग होने के निर्णय की जानकारी दी। बैशाखी ने अपने पोस्ट में लिखा है कि आज का अपमान हमारे साहस को कम नहीं कर सकता है। सोवन चटर्जी का इस्तीफा भाजपा के लिए एक झटका है, क्योंकि भाजपा सोवन के सहारे ही दक्षिण 24 परगना में अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहती थी। सोवन चटर्जी और बैशाखी बनर्जी ने अपना इस्तीफा दिल्ली के राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज दिया है। पिछले दिनों भाजपा का दामन थामने वाली बांग्ला सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री पायल सरकार को बेहाला से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। भाजपा में शामिल हुई अन्य अभिनेत्रियों पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है। तनुश्री चक्रवर्ती श्यामपुर से और अंजना बसु को सोनारपुर दक्षिण से टिकट दिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राहुल गांधी ने की अपील, कहा मैंने तो पहले ही चिताया था। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मामलों में हालिया उछाल पर चिंता जताते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से कोरोना के प्रति सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि मैंने तो पहले ही चिताया था कि कोरोना संक्रमण देश के लोगों के लिए अभी भी बड़ा खतरा है, लिहाजा आप सभी सावधानी बरतें और मास्क का इस्तेमाल करना ना भूलें और कोविड संबंधित नियमों का पालन करें। बता दें कि राहुल गांधी पहले भी देश में कोविड हालातों के प्रति केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाते रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने एक ग्राफ भी शेयर किया है, जो कि हफ्तों के अनुसार कोरोना के मामलों को दर्शा रहा है। इस ग्राफ के अनुसार पिछला हफ्ता खतरनाक वायरस के संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले दर्शा रहा है। इसके अनुसार साल के 12वें हफ्ते में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण मामले 15,59,090 दर्ज किए गए। बताते चले कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को भारत में कोविड-19 के 26,291 नए मामले सामने आए, जो पिछले 85 दिनों में सबसे अधिक दैनिक वृद्धि है। इन नए मामलों के साथ ही देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,13,85,339 हो गए हैं। इसके अलावा संक्रमण से 118 नई मृत्यु हुई। देश में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,58,785 हो गई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मतदान वाले राज्यों में 26 मार्च को भारत बंद नहीं होगा, संयुक्त किसान मोर्चा। जी हां दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि जिन राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होने हैं, उन्हें 26 मार्च को भारत बंद से अलग रखा जाएगा। मोर्चा अपने आंदोलन को तेज करने के लिए 17 मार्च को ट्रेड यूनियनों, ट्रांसपोर्ट यूनियन एवं अन्य जन अधिकार संगठनों के साथ कन्वेंशन करेगा। एसकेएम ने अपने घटक संगठनों को भी 17 मार्च को होने वाले कन्वेंशन को लेकर निर्देश दिए हैं कि हर जिला मुख्यालय और उपखंड मुख्यालयों पर अभी ऐसी बैठक आयोजित की जाए। एसकेएम के अनुसार सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एमएसपी की घोषणा किए जाने पर उत्पादन की पूरी लागत कवर हो जाती है, लेकिन इसमें सरकार के कई झूठ निहित हैं। न तो पूरी लागत को कवर किया जाता है, न ही एमएसपी असल रूप में मिलता है। एसकेएम का कहना है कि वह सरकार के रवैये की निंदा करता है और एक बार फिर मांग करता है कि डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतों में तुरंत कटौती की जाए और एमएसपी की गारंटी कानूनी अधिकार के रूप में दी जाए। मोर्चा ने निजीकरण व कॉर्पोरेट एजेंडे के खिलाफ प्रधानमंत्री को भी एक पत्र लिखा है। इस पत्र में 3 कृषि कानूनों व एमएसपी के साथ साथ पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का मुद्दा भी उठाया गया है। एसकेएम 15 मार्च को व्यापार संगठनों के साथ मिलकर निजीकरण और कॉर्पोरेट विरोधी दिवस मनाएगा। इसके तहत एसकेएम व्यापार संगठनों के साथ मिलकर रेलवे स्टेशनों पर विरोध प्रदर्शन करेगा और एसडीएम कार्यालयों व जिला स्तर पर धरना देकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी संपत्तियों के निजीकरण पर भड़के राहुल गांधी, बोले ये सरकार बनाना नहीं सिर्फ बेचना जानती है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के सरकारी संपत्तियों के निजीकरण करने के फैसलों की कड़ी आलोचना की है। राहुल ने कहा है कि इससे आम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ कारोबारियों के फायदे के लिए
ये किया जा रहा है। राहुल ने कहा कि ये सरकार बनाना नहीं, बेचना जानती है। सोमवार को राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक खबर शेयर की है जिसमें बताया गया है कि सरकार 4 हवाई अड्डों को बेचना चाहती है। इस खबर को शेयर करते हुए राहुल ने कहा कि ये सरकार सिर्फ बेचना जानती है, ये निजीकरण आम लोगों को सिर्फ मुश्किल में डालेगा जबकि कुछ कारोबारियों को मदद करेगा। राहुल ने इंडिया अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन के हैशटैग के साथ ये ट्वीट किया है। मौजूदा सरकार लगातार सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में देने की वकालत करती रही है। हाल ही में बजट के दौरान भी सरकार ने कई संस्थाओं के निजीकरण का ऐलान किया है, जिसमें बैंक, हवाई अड्डे और कई दूसरी संपत्तियां हैं। इसको लेकर राहुल गांधी बीते काफी समय से मुखर हैं। राहुल का कहना है कि देश में सभी संस्थाएं अगर निजी हाथों में चली जाएंगी तो इससे गरीब आदमी के लिए मुश्किल होगी। राहुल गांधी मौजूदा प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के लिए लगातार ये कहते रहे हैं कि ये सरकार आम लोगों की बजाय बड़े कारोबारियों को फायदा पहुंचाती रही है। राहुल गांधी ने लगातार गौतम अडानी और मुकेश अंबानी से पीएम नरेंद्र मोदी के रिश्तों पर भी सवाल किए हैं। देश की कई सार्वजनिक संपत्तियों को अडानी और रिलायंस ग्रुप के हाथों में दिए जाने को लेकर राहुल सवाल करते रहे हैं। राहुल का कहना है कि नरेंद्र मोदी के फैसलों पर इन कारोबारियों का असर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का दावा, असम को छोड़कर सभी राज्यों में चुनाव हारेगी भाजपा। जी हां दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को दावा किया कि असम को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी बाकी 4 राज्यों में चुनाव हारेगी। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव के रुझान से देश को एक नई दिशा मिलेगी। महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती शहर में संवाददाताओं से बातचीत में पवार ने चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में शक्ति का दुरुपयोग करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। महाराष्ट्र की शिवसेना की अगुवाई वाली सरकार में पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी कांग्रेस के साथ एक घटक है। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम एवं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल में होने हैं। मतों की गिनती 2 मई को होगी। उन्होंने कहा 5 राज्यों में चुनाव परिणाम के बारे में आज बात करना गलत है, क्योंकि इन राज्यों की जनता इस बारे में निर्णय करेगी। जहां तक केरल का सवाल है, वाम दल और आकांपा एक साथ आए हैं और हमें स्पष्ट बहुमत मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में लोग द्रमुक एवं इसके अध्यक्ष एम.के. स्टालिन का समर्थन करेंगे और वे लोग सत्ता में आएंगे। राकांपा प्रमुख ने कहा पश्चिम बंगाल में केंद्र खासकर भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और एक बहन पर हमला करने का प्रयास कर रही है जो राज्य के लोगों के लिए लड़ने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा मुझे इस बात में कोई शंका नहीं है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस सत्ता में बनी रहेगी। पवार ने कहा कि असम की स्थिति से वह अवगत हैं और उनकी पार्टी के लोगों से प्राप्त सूचना के आधार पर ऐसा लगता है कि वहां सत्तारूढ़ भाजपा दूसरों की तुलना में अच्छी स्थिति में है। उन्होंने कहा कुल मिलाकर भाजपा असम में सत्ता में बनी रहेगी, लेकिन अन्य चुनावी राज्यों में उसे हार का सामना करना पड़ेगा और उन राज्यों में दूसरी पार्टियां सत्ता में आएंगी। उन्होंने कहा मुझे भरोसा है कि इस रुझान से देश को एक नई दिशा मिल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल, व्हील चेयर से ममता बनर्जी की हुंकार, बोली घायल शेरनी बहुत खतरनाक होती है। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिमी बर्धमान जिले के दुर्गापुर इलाके पहुंची हैं। पैर में चोट लगने के बाद ममता बनर्जी की किसी जिले में यह पहली यात्रा है। वो सोमवार और मंगलवार को पुरुलिया और बांकुरा में रैली को संबोधित करेंगी। इससे पहले रविवार को ममता दुर्गापुर गांधी मैदान स्थित हेलीपैड पहुंची। रविवार रात को वह दुर्गापुर सिटी सेंटर में रुकेंगी। सोमवार को वह यहां से पुरुलिया के लिए रवाना होंगी। हेलीपैड से उतरने के बाद ममता बनर्जी व्हील चेयर पर बैठी दिखाई दे रही थीं। जंगे बंगाल में फिर से उबाल आने वाला है। चोट के बाद ममता बनर्जी चुनावी युद्ध में फिर उतर चुकी है। ममता बनर्जी ने रविवार को दक्षिणी कोलकाता में व्हील चेयर से हुंकार भरी। वह व्हील चेयर से रोड शो कर रही है। ममता बनर्जी का ये रोड शो 5 किलोमीटर लंबा था, जो उनके ही गढ़ पार्क स्ट्रीट से शुरू हुआ है। ममता बनर्जी रविवार को 5 किलोमीटर लंबा रोड शो करते हुए हजारा पहुंची। मंच पर पहुंचकर ममता ने कहा कि मैंने जीवन में काफी चोटें खाई हैं, लेकिन बंगाल के लोगों के दर्द से ज्यादा मेरा दर्द नहीं है। देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। नंदीग्राम में लोगों को सलाम करती हूँ। ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे पैर में चोट भले लगी है, लेकिन पूरे राज्य का दौरा करूंगी। सीएम ममता बनर्जी ने मंच से कहा कि अगर लोग हमें वोट देते हैं तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि लोकतंत्र उनके पास लौट आए। बंगाल के खिलाफ सभी साजिशों को नष्ट किया जाएगा। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं व्हील चेयर पर टूटे पैर के साथ प्रचार करूंगी। खेला होबे, घायल शेरनी बहुत खतरनाक होती है। ममता बनर्जी ने कहा कि हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, हम निडर होकर लड़ेंगे। अब भी मुझे काफी दर्द हो रहा है, लेकिन मैं लोगों का दर्द ज्यादा महसूस कर रही हूँ। हमने अपनी जमीन की इस लड़ाई में बहुत नुकसान उठाया है और हम और अधिक पीड़ित होंगे, लेकिन हम फिर भी लड़ेंगे। हम डरपोक लोगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। वहीं चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के पैर में लगी चोट पर अपनी स्थिति साफ की। चुनाव आयोग अलग अलग रिपोर्ट के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ममता बनर्जी पर कोई हमला किया गया है, इसके कोई सबूत नहीं पाए गए हैं। यानी
राजधानी ममता के पैर में नंदीग्राम में जो चोट लगी वो एक हादसा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र सरकार के खिलाफ संयुक्त मंच ने खोला मोर्चा, कल से पुरजोर विरोध की तैयारी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ट्रेड यूनियनों की संयुक्त मंच तथा संयुक्त किसान मोर्चा ने व्यापक संयुक्त आंदोलन करने की घोषणा की है। कहा है कि लगातार स्वतंत्र आंदोलनात्मक गतिविधियों के बावजूद केंद्र सरकार अपने अड़ियल रवैये दिखा रही है। एटक के विश्वजीत देव ने कहा है कि किसान एवं मजदूरों के लंबित न्यायोचित मांगों पर कोई ध्यान नहीं देने तथा विदेशी और स्वदेशी कॉरपोरेट के हितों की कीमत पर हमारे देश की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को खतरे में डालते हुए देश की प्राकृतिक संस्थान एवं सार्वजनिक संगठनों की विनिवेशीकरण एवं निजीकरण के विनाशकारी प्रयास लगातार जारी है। किसान एवं मजदूर संगठनों के संयुक्त मंच ने इस प्रयासों के खिलाफ अपने अपने स्वतंत्र आंदोलन तथा एकजुटता कार्यक्रम की घोषणा की गई है। आप देख रहे थे आपका अपना भारा, चैनल गोरा, चाकुलिया, जय हिंद, घाटशिला जय आदि भारत। जगह में भी प्रदर्शन किया जाएगा।